हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फाइनल के बॉटनी के लेक्चर में कल हम लोगों ने एमआरएनए पढ़ा। एमआरएनए मतलब जो आरएनए की टाइप्स थी उसमें हमने एमआरएनए पढ़ा, एमआरएनए का स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी। आज नेक्स्ट टाइप का आरएनए पढ़ेंगे, टीआरएनए। यह लगभग 10 से 20% टोटल सेलुलर आरएनए का भाग होता है। और जो टीआरएनए होता है रिलेटिवली स्मॉल आरएनए होता है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट लगभग 25,000 से 30,000 तक होता है। तथा मेच्योर यूकैरियोटिक टीआरएनए का सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट 3.85s होता है। यह लगभग 43 से 93 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, मतलब अकॉर्डिंग टू रिच एंड राज भंडारी। प्रत्येक बैक्टीरियल सेल में संभवतः लगभग 100 या ज़्यादा टाइप के टीआरएनए पाए जाते हैं। टीआरएनए का फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस में अमीनो एसिड को एमआरएनए तक ले जाना है। प्रत्येक अमीनो एसिड का एक स्पेसिफिक टीआरएनए द्वारा ले जाया जाता है। टीआरएनए की सिंथेसिस न्यूक्लियस में डीएनए टेम्पलेट पर होती है। जितने भी टाइप के जो आरएनए होते हैं वो सब न्यूक्लियस के अंदर ही बनते हैं, डीएनए टेम्पलेट पर बनते हैं। केवल 0.25% डीएनए ही टीआरएनए सिंथेसिस के लिए कोडेड होते हैं। टीआरएनए की सिंथेसिस क्लीवेज स्टेज के आसपास होती है। टीआरएनए का भी हम एक स्ट्रक्चर देखें। टीआरएनए अणु एक सिंगल स्ट्रैंडेड लोब स्ट्रक्चर होता है और इसके 3' एंड पर सीसीए सीक्वेंस पाया जाता है तथा 5' एंड पर जीसी सीक्वेंस पाया जाता है। कुछ बेसिस एक दूसरे से बाइंड होते हैं और साथ ही साथ कुछ अनपेयर्ड बेसिस पाए जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका लीफ का इसका जो टीआरएनए का मॉडल है वो क्लोवर लीफ मॉडल है, जो आर होली द्वारा दिया गया है। वो उसी का डिस्क्रिप्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आर होली 1968 ने सबसे पहले ईस्ट टीआरएनए एलेनाइन के लिए क्लोवर लीफ मॉडल प्रपोज किया। एक टिपिकल क्लोवर लीफ मॉडल में निम्न स्ट्रक्चरल फीचर पाए जाते हैं। हम उसका कहते हैं टीआरएनए का हम क्लोवर लीफ मॉडल देखें तो उसके जो स्ट्रक्चरल फीचर्स होंगे वो निम्न है। प्रत्येक टीआरएनए के अणु में 3' एंड पर सीसीए बेसिस पाए जाते हैं और जो लास्ट रेसिड्यू जो है एडिनाइलिक एसिड वो अमीनो एसिड के अटैचमेंट की साइट होती है। तथा सभी टीआरएनए में एक लूप टी साई सीजी आर्म होती है जो 7 अनपेयर्ड बेसिस की बनी होती है। एक आर्म टीआरएनए अणु की राइबोसोम से बाइंड करने का काम करती है। ये जो आर्म होती है ये टीआरएनए को राइबोसोम से बाइंड करने का काम करती है। इसको टी साइजी आर्म बोलते हैं। सभी टीआरएनए के अणु में अमीनो एसिड एक्टिवेटिंग सिंथेटाइजिंग एंजाइम के लिए एक साइट होती है, जिसे DHUR या डिहाइड्रोयूरोडाइलिक लूप कहते हैं, जो 8 से 12 अनपेयर्ड बेसिस का बना होता है। और टीआरएनए के अणु में एक ट्रिपलेट न्यूक्लियोटाइड भी होता है। जो ये जो कोडोन है वो रिकॉग्निशन साइट या एंटी कोडोन कहलाता है, जो एमआरएनए के ट्रिपलेट कोडोन की कॉम्प्लीमेंट्री होता है। एक्चुअल में यहीं से कहते हैं जो अमीनो एसिड जोड़ते हैं और जो अमीनो एसिड टीआरएनए से जुड़ गए और ये टीआरएनए जो एमआरएनए से जोड़ेगा तो जो इस एंटी कोडोन साइट से जुड़ेगा और जो एमआरएनए प्रेजेंट जो कोडोन होंगे वो इसके एंटी होंगे। कुछ टीआरएनए में एक्स्ट्रा शॉर्ट आर्म भी पाई जाती है। इस तरीके से हम इसको स्ट्रक्चरली देखना चाहें तो जो क्लोवर लीफ मॉडल होता है वो इस प्रकार से दिखाई देता है। ये इसकी अमीनो एसिड की अटैचमेंट साइट है जो सीसीए से बनी हुई है। ये अब टी साई सीजी लूप हो गया जो राइबोसोम रिकॉग्निशन साइट होती है। और ये अमीनो एसिड एक्टिवेटिंग एंजाइम रिकॉग्निशन साइट है जिसे DHU लूप कहते हैं। ये एंटी कोडोन साइट है। 7 अनपेयर्ड बेसिस से 8 अनपेयर्ड बेसिस से बनाई होती है। बाकी यहाँ पेयरिंग होती है बेसिस की। ये रिकॉग्निशन साइट होती है। अगर इसको हम ब्रॉड देखें, ब्रॉड तरीके से इस डायग्राम को, तो इस प्रकार दिखाई देगा। इसके सारे जिसमें हमें वेरिएंट बेसिस दिखाए हैं, इनवेरिएंट बेसिस दिखाए हैं, प्यूराइन पाइरिमिडाइन की पेयरिंग लूप बने हुए हैं। जैसे DHU लूप ये है, टी साइज ये लूप ये है, एंटी कोडोन लूप ये। कुल मिलाकर इसमें एक एक्स्ट्रा शॉर्ट आर्म होती है। ये है एक्स्ट्रा शॉर्ट आर्म। ये जो छोटे जो लूप बना हुआ है एक्स्ट्रा शॉर्ट आर्म है।
तो इस प्रकार ये mRNA का tRNA का क्लोवर लीफ मॉडल है। इस प्रकार हमने पढ़ा कि आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, क्या फंक्शन करते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब पढ़ते हैं आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि जैसे पहले भी क्लियर किया कि कुछ राइबो वायरसेस में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है। आज तक ज्ञात सभी ऑर्गेनिज्म में आरएनए व डीएनए दोनों ही पाए जाते हैं, दोनों प्रकार के न्यूक्लिक एसिड्स पाए जाते हैं। दोनों की प्रेजेंस में केवल डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। और यह भी ज्ञात है कि राइबो वायरस अपने होस्ट को इन्फेक्ट करके उसमें डिजीज सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं, और यह तभी पॉसिबल है जब कोई पैथोजन अपने होस्ट के अंदर तेजी से मल्टीप्लाई कर सके। इस प्रकार होस्ट में डिजीज सिम्टम्स का उत्पन्न करना राइबो वायरस के रिप्रोडक्शन का कंफर्मेटरी टेस्ट है, और रिप्रोडक्शन के लिए जेनेटिक मटेरियल का होना आवश्यक है। अतः राइबो वायरस द्वारा अपने होस्ट में मल्टीप्लिकेशन करके सिम्टम्स प्रोड्यूस करना इनडायरेक्टली आरएनए के जेनेटिक मटेरियल होने को इंडिकेट करता है। इसका प्रमाण है कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल, आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। इसके लिए उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए साइंटिस्ट ने, उसको बताने के लिए। अगर हम एक्सपेरिमेंटल प्रूफ की बात करें आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल में, तो फ्रैंकलिन कॉनरेड ने आरएनए को जेनेटिक मटेरियल प्रूव करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए। उसकी सिनॉप्सिस को हम एक नज़र देखें कि सिनॉप्सिस किस प्रकार उन्होंने एक्सपेरिमेंट का प्लान किया था। उन्होंने क्या किया, जैसे टीएमबी वायरस लिया। जो टीएमबी वायरस जो टोबैको मोज़ेक वायरस है, जो तम्बाकू की पत्ती पर मोज़ेक डिजीज सिम्टम्स करता है, उसके कैप्सिड और आरएनए को अलग अलग कर लिया। कैप्सिड अलग और आरएनए अलग कर लिया, उनको दोनों को आइसोलेट किया, और आइसोलेट करने के बाद उनको अलग अलग हेल्दी होस्ट में इनोकुलेट किया। तो देखा जिसमें हमने कैप्सिड डाला है उसमें कोई डिजीज के सिम्टम्स नहीं आते हैं, जबकि आरएनए जिसमें डाला है उसमें डिजीज के सिम्टम्स आते हैं। इसका मतलब जो आरएनए का ही मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, आरएनए रेप्लिकेट कर रहा है और जाके करेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, और यही जेनेटिक मटेरियल के लक्षण होते हैं। इसी प्रकार उन्होंने एक दूसरा वायरस लिया, HRV हॉल्मस रिबग्रास वायरस, जो तम्बाकू की पत्ती पर जो रिंग स्पॉट प्रोड्यूस करता है, उसके साथ भी यही कंडीशन की, उसको सेपरेट किया, उसकी कैप्सिड और आरएनए को अलग अलग किया और उनको हेल्दी होस्ट में इनोकुलेट करके देखा। तो जिसमें कैप्सिड यानी कि प्रोटीन को इंजेक्ट किया था, इनोकुलेट किया था, वहाँ पर कोई डिजीज के सिम्टम्स नहीं आते हैं। जहाँ आरएनए किया था वहाँ पर उसके सिम्टम्स आते हैं। इसका मतलब आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, वही मल्टीप्लाई करके कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हैं। इसकी क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए इन्होंने एक टेस्ट और किया। उन्होंने क्या किया, एक काइमेरिक वायरस की सिंथेसिस की, यानी कि कैप्सिड प्रोटीन तो टीएमबी का ले लिया और आरएनए ले लिया HRV का, और एक काइमेरिक वायरस बना लिया। काइमेरिक वायरस जिसमें कैप्सिड प्रोटीन तो है टीएमबी की और आरएनए है HRV का, उसको उन्होंने हेल्दी होस्ट में इनोकुलेट किया। तो हेल्दी होस्ट में जो सिम्टम्स आए थे, वो जिसका आरएनए था, जिस वायरस का, उसके सिम्टम्स आए, यानी कि जो रिंग स्पॉट वहाँ दिखाई दिए। और उसको आइसोलेट करके भी देखा तो बिल्कुल HRV जैसे ही, जो HRV के पेरेंट जैसे बहुत सारे वायरस का निर्माण हो चुका था, यानी कि आरएनए ने रेप्लिकेट किया, जिसका आरएनए उसी के कैरेक्टर्स, उसी का मल्टीप्लिकेशन। इसी प्रकार उन्होंने एक दूसरा क्रॉस टेस्ट किया। कैप्सिड प्रोटीन तो HRV की ले ली और आरएनए टीएमबी का ले लिया। इन दोनों को मिलाकर एक वायरस का निर्माण किया, जिसे हम काइमेरिक वायरस कहते हैं या सिंथेटिक वायरस कहते हैं। ये सिंथेटिक वायरस जिसमें कैप्सिड प्रोटीन तो HRV का था और आरएनए टीएमबी का था, इसको उन्होंने इनोकुलेट किया, हेल्दी होस्ट में इनोकुलेट किया। तो जिसका आरएनए था उसी के सिम्टम्स आए। आरएनए क्योंकि इन्होंने टीएमबी का लिया था, तो जो सिम्टम्स आए वो मोज़ेक सिम्टम्स अपीयर हुए।
और इसको आइसोलेट करके देखा तो एग्जैक्टली जो पेरेंट्स जैसे टीएमबी वायरस थे उन्हीं का ही निर्माण हुआ। तो इस प्रकार उन्होंने जो इसको एक्सपेरिमेंट को आरएनए को जेनेटिक मटेरियल प्रूव करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट प्लान किए थे उनकी सिनॉप्सिस जो है वो इस प्रकार है। एक एक्सपेरिमेंट में तो उन्होंने एक वायरस लेकर टीएमबी या एचआरवी वायरस लेकर उनके प्रोटीन और आरएनए पार्ट्स को अलग अलग कर लिया, उसको सेपरेट कर लिया। एक बार एक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने आरएनए को हेल्दी होस्ट से में इनोकुलेट कराया, तो उस कंडीशन में डिजीज हुई, डिजीज के सिम्टम्स भी आए, मल्टीप्लिकेशन भी हुआ। और दूसरे केस में जो कैप्सिड उन्होंने से इनोकुलेट कराया तो ऐसा नहीं हुआ, कोई डिजीज के सिम्टम्स नहीं आए। यानी कि जो कैप्सिड प्रोटीन है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है, उसमें डिजीज कॉज करने की क्षमता नहीं है, उसमें अपना मल्टीप्लिकेशन करने की, कैरेक्टर्स कंट्रोल करने की क्षमता नहीं है। जबकि आरएनए में ऐसा है। तो आरएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में प्रूफ हुआ इन टेस्ट से। और उन्होंने इसका एक क्रॉस टेस्ट भी किया। क्रॉस टेस्ट में उन्होंने ये किया, एक काइमेरिक वायरस बना लिया, एचआरबी और टीएमबी में से एक की प्रोटीन एक का आरएनए। तो उन्होंने देखा कि जिसका आरएनए था उसी के डिजीज सिम्टम्स अपीयर हुए, यानी कि उसका मल्टीप्लिकेशन हुआ। तो इस प्रकार उन्होंने प्रूफ किया कि जो आरएनए है वो कुछ राइबो वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। तो आरएनए जेनेटिक मटेरियल प्रूफ करने के लिए उन्होंने फ्रैंकलिन कॉर्नेट ने एक्सपेरिमेंट किए थे। उपरोक्त सिनॉप्सिस के एक्सपेरिमेंट फर्स्ट तथा सेकंड स्टेप से क्लियर है कि होस्ट इनोकुलेशन के बाद केवल आरएनए ही डिजीज सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है, कैप्सिड प्रोटीन नहीं करती। इससे स्पष्ट है कि इस केस में आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। उपयुक्त कन्फर्मेशन के डबल तथा कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए या क्रॉस टेस्ट के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट सेकंड परफॉर्म किया, जिसमें 2 टाइप के काइमेरिक वायरस सिंथेसाइज किए गए। इस वायरस के होस्ट इनोकुलेशन से उत्पन्न हुए सिम्टम्स का जो सीधा संबंध था वो वायरस के आरएनए की नेचर से था, इसका कैप्सिड से कोई भी संबंध नहीं था। इस प्रकार पुनः आरएनए को जेनेटिक मटेरियल प्रूफ हुआ। इतना ही नहीं बल्कि काइमेरिक वायरस से जो इन्फेक्टेड होस्ट से जो आइसोलेशन के बाद जो वायरस प्राप्त हुए वो प्योर एचआरवी या टीएमबी टाइप के थे। इससे पुनः स्पष्ट हुआ कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। और यह भी क्लियर हुआ कि आरएनए अपने दिशा निर्देशन में कैप्सिड प्रोटीन का निर्माण करता है। इस प्रकार एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है प्रूफ जेनेटिक मटेरियल के प्रूफ होने के एविडेंसेस, यानी आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आरएनए रेप्लिकेशन।